सबसे पहले क्या लिया, लोन लिया, लोन देकर क्या हुआ, पैनिक हुआ। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, तो पहले लोन आएगा एंड फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, पैनिक हुआ। लोन लेकर ही तो पैनिक होगा कि एम ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और जो हमारा ई नॉट ऑफ द सेल है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू विद डाइल्यूशन बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसकी वजह से अब उन दोनों आयंस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं हमारा इस माइंड मैप सीरीज के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। अगर मैं क्लास 12 बोर्ड्स की बात करती हूँ तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर का जो चैप्टर पूछा जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है, राइट। तो इसको हम विद इन 1 आवर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आज क्विक रिविजन होने वाला है, तो जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सो इस माइंड मैप के अंदर क्या कुछ कवर करवाने वाली हूँ मैं आपको, देखिए ज़रा यहाँ पर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पूरा चैप्टर सम अप करवाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमारा बचने वाला है। तो भाई 1 शॉट के अंदर होने वाला है, जो भी होगा 1 शॉट के अंदर सब कुछ कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में शुरुआत कहाँ से होगी, बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत होने वाली है। आप सभी को पता है हम इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को दो तरीकों से पढ़ते हैं। पहला पोर्शन जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा पोर्शन जो हमारा है वो है बेटा कंडक्टेंस, राइट। सो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। एक हमारे पास होते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 टाइप के सेल्स हमारे पास होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करती हूँ, गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या करता है, कन्वर्जन करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और वहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहां से हमें समझ में आता है, अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने वाली है। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो रिएक्शंस खुद ब खुद होती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है उसको जब हम कन्वर्ट करवा रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्जन करवा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि इस केस में हमारे पास जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर कैथोड और एनोड के ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं उसके ऊपर अभी आएंगे। पहले यहाँ पर चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर केमिकल रिएक्शन होती है, अपने आप से नहीं हो रही, खुद ब खुद नहीं हो रही केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन इस केस में कैसी हुई, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हुई। कैसी हुई बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई जो खुद ब खुद नहीं होती, यानी कि डेल्टा जी इस केस में कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब जाकर केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कौन से सेल के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, फैसिलिटेट्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर आती है बारीकी मैम, जो हमारे पास एनोड और कैथोड है उसके ऊपर चार्जेस कैसे कैसे याद करने हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो इसी के अंदर होती है। इसके लिए बेटा हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से ही आप हमेशा क्या करेंगे, आयंस को यहाँ पे इसके जो चार्जेस है वो आप चेक करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमारे एनोड और कैथोड की, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर, इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास एक ट्रिक है जिसका नाम है लोन, LOAN। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास जो ट्रिक है वो है पैनिक, PANIC।
NiC। बस आपसे इतना सा मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट बेटा ये है कि इन ट्रिक्स को इधर उधर मत कर देना, ठीक है। कहीं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लोन लगा दो, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या लगा दो, पैनिक लगा दो, नहीं, फिर बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा एग्जाम में, नंबर में। तो ये काम नहीं करना है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो बेटा, आपको पता है हम जब एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करते हैं तो हमेशा हम पहले क्या पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले क्या लिया, लोन लिया, लोन देकर क्या हुआ, पैनिक हुआ। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, तो पहले लोन आएगा, एंड फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, पैनिक हुआ। लोन लेकर ही तो पैनिक होगा कि एम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। ये हमें क्या बताता है, लोन, और पैनिक हमें क्या बताता है, इसको जल्दी से हम लिख लेते हैं। देखिए जल्दी से लिख लेते हैं, LOAN, LOAN, लोन क्या बता रहा है हमें, लोन हमें बताता है, L का मतलब बेटा यहां पर है लेफ्ट, L का मतलब बेटा जी यहां पर है क्या, लेफ्ट, लेफ्ट है, राइट। O4 क्या है बेटा यहां पर, O का मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। A4 क्या है, एनोड है, A4 क्या है, एनोड है, ठीक है। N4 क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जो हमारी एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा, इसके हिसाब से हमारी एनोड कैसी हुई बेटा, नेगेटिवली चार्ज हुई। और अगर एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड कैसी होगी, मैम उल्टा होगा, अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। जो हमारी कैथोड होगी, जो हमारी कैथोड होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, कैथोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। चमक गया, सभी को क्लियर हो गया है, कोई डाउट वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये तो था बेटा गैल्वेनिक सेल के लिए, ये गैल्वेनिक सेल के लिए हमने पढ़ा था। यहाँ पर लिख भी देते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं, नहीं तो कौन सा सेल है ये, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पढ़ने वाले हैं। क्या सभी को क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मैंने क्या बताया भाई, पहले नोन लिया, फिर क्या हुआ, पैनिक आ गया, पैनिक, तो PANIC, पैनिक हुआ। और पैनिक से हमें क्या समझ में आता है, यहां पर P4 क्या है बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एनोड, जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जस्ट अपोजिट है ना। यहाँ पर एनोड क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा वो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इज कैथोड, C4 क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। ये दोनों ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है बेटा, भूलना ही नहीं है, कुछ मर्जी भूल जाओ, तुम खुद का नाम भूल जाओ, ये ट्रिक मत भूलना, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर ये जो लेफ्ट हमें बता रहा है, ये हमें बताता है कि हमेशा इन अ गैल्वेनिक सेल आपको जो एनोड लेना है वो कहां पर लेना है, लेफ्ट साइड पर लेना है। एनोड को हमेशा कहां पर लगाते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पर लगाते हैं। जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहां पर भी हमेशा लेफ्ट साइड पर आप क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। बीच में आपके पास क्या होता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज होता है, एंड उसके बाद क्या लगाते हैं, हम कैथोड लगाते हैं, जिसको हम ABC मेथड से भी क्या करते हैं, याद करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक चीज और मैं यहां पर यहीं पर आपको बताना चाहूंगी, एनोड और कैथोड के ऊपर होता क्या क्या है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है ना, दोनों में सेम चीज होती है, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स है कि एनोड के ऊपर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड पर हमेशा हमेशा क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, CR क्या होता है, क्लास के मॉनिटर को ना, आजकल कुछ नई सी टर्म आई है, क्लास के मॉनिटर को आजकल क्लास मॉनिटर नहीं कहते, क्या बोलते हैं, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है ये, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो C पर, कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आई होप क्लियर हो गया है, याद हो गया है, ठीक है। ओके मैम, आगे चलिए, आगे याद करा दो, है ना। यस, सो यहां पर अब हम बातें करते हैं बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो यहां पर आती है वो है बेटा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे इसको मैं आपको जल्दी से अगर समझाने की कोशिश करूं, समअप करने की कोशिश करूं, लेट्स से मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले ली बेटा, एक इलेक्ट्रोड डाल दी। यहाँ पर एक अंदर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये जिंक की बनी हुई है। ये अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रही है तो इसके ऊपर क्या इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे होते होते बेटा आपके सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है और इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स 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 इकट्ठा हो रहे हैं। और बाहर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के जंक्शन पे, इंटरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, किस पर लेते हैं बेटा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जब उसको कहां पर लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेंगे। ठीक है, कहां पर लेंगे, जब उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इस केस में जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं हमारे हाफ सेल के अंदर, उन सभी की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, उन सभी की कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हैं, यानी कि यूनिटी होती है। कितना मानते हैं उसको, 1 के बराबर मानते हैं। जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं उन सभी हाफ सेल के अंदर उन सभी की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, यूनिटी होती है। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास बारी आती है SHE की। SHE क्या है बेटा, शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये हमारी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी इलेक्ट्रोड के क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, बाकियों का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, बाकियों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। क्योंकि बेटा ये जो SHE है ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर ली जाती है। तो SHE के हेल्प से निकाले गए जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हमें देते हैं, यानी कि एक फिक्स कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ही हमें सारी वैल्यूज मिलती है अगर हम SHE की हेल्प से कोई भी वैल्यू निकालते हैं। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। SHE के केस में हम करते क्या है, SHE के केस में हमारे पास क्या होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है, जिसके ऊपर हम प्लेटिनम ब्लैक का क्या कर देते हैं, उसकी कोटिंग लगा देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक जो होता है, ब्लैक कलर का फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा कैटालिटिक होता है क्योंकि सरफेस एरिया उसका उस टाइम पर बढ़ जाता है। अगेन यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, 1 बार प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, प्लस 1 बार प्रेशर पर किसको डालते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर पुश करते हैं। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? साथ में जो हमारे पास जो बीकर होता है उसके अंदर हमने क्या ले रखा होता है, 1 मोलर HCl भी ले रखा होता है, 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस भी हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बातें हो गई किसकी, SHE की। अब ये जो शी होता है ये कैसा होता है, ये जो शी है ये एनोड है कि कैथोड है, मैम किसकी तरह है, इसको हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ये जो शी है ना, ये जो शी है ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि ये क्या है, ये इच्छाधारी नागिन है बेटा। शी क्या है, इच्छाधारी नागिन है। ठीक है, तो ये जो है जब इसकी जो इच्छा होगी ये वही बन जाएगी। ठीक है, शी की जो इच्छा होगी ये वही बन जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इच्छाधारी नागिन है। ये एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, SHE एज एनोड एंड SHE एज कैथोड। ठीक है, कैथोड की तरह भी ये एक्ट कर सकती है और एनोड की तरह भी ये एक्ट कर सकती है। एनोड के ऊपर क्या होता है मैम, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मैम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो हाँ कि ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? यस मैम होता है। कैथोड के ऊपर क्या होता है मैम, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर हो गया? ठीक है, अगर यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो करा दो भाई, लॉस करा दो फिर।
लॉस कराओ ना, हाइड्रोजन थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस हमने ली, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, क्या बना दिया बेटा 2H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर इसने रिलीज कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है SHE एज एनोड, वहां पर एनोड के ऊपर ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन यानी कि गेन, तो यहाँ पर हम गेन कराएंगे 2H पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना लेते हैं बेटा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है हमारे पास रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन भी बेटा हमको समझनी है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। बेटा यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको पता है ये सब कुछ हो कहाँ पर रहा है। हमने पहले यहाँ पर लिया क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है, प्लेटिनम के ऊपर ही तो हमने पुश कराया ना 1 बार प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्लेटिनम था, प्लेटिनम सॉलिड था, ठीक है, जिसके ऊपर क्या आई हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस को हमने लिया है, मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखती हूँ इधर, प्लेटिनम को हमने लिया है किस में बेटा सॉलिड में, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, ये सॉलिड है, सॉलिड से गैसेस फेज में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं फेज बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है हाइड्रोजन गैस हमने ली है, इसका प्रेशर हम मेंशन करेंगे कितना बेटा 1 बार, ठीक है। फिर हम फिर से क्या करेंगे फेज बाउंड्री लगाएंगे, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये एक्वस मीडियम में आ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं एक्वस मीडियम के अंदर आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर H पॉजिटिव लगाया और क्या लिखा एक्वस लिखा, ठीक है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है बेटा जी, ये रिप्रेजेंटेशन है SHE एज एनोड की, SHE एज एनोड की। एज इट इज आप कैथोड की भी कर सकते हो बेटा, इसकी यहाँ पर आप SHE एज कैथोड की भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं SHE एज कैथोड, ठीक है। SHE एज कैथोड लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगेन प्लेटिनम सॉलिड से स्टेट में आएगा, फेज बाउंड्री लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है मैम H पॉजिटिव आयंस है, एक्वा स्टेट में है, अगेन फेज बाउंड्री आएगी, ठीक है। फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं एट 1 बार, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है ये किसकी है, ये आपकी SHE एज कैथोड की हमारे पास क्या आ गई है रिप्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई भाई हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब अगर आपको बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले तो सेल की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आपको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करने वाले हैं किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बेटा जी यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, क्या देखने वाले हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको पहले ही बताया वी हैव ABC मेथड। कौन सा मेथड बेटा ABC मेथड। A फॉर क्या होता है एनोड, एनोड को हमेशा कहां पर लेते हैं बेटा लेफ्ट साइड पर लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। B कहां किस लिए लेते हैं, बीचों बीच क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, जो कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अगार एंड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये सारी चीजें जो बताती हुई चल रही है ना भाई, लिख लो इसको, मजाक नहीं हो रहा, लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा C4 क्या है कैथोड है, C4 क्या है कैथोड है। कैथोड पर क्या, कैथोड को कहां पर लेते हैं हमेशा राइट साइड पर लेते हैं, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एनोड लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा होता है इंटरनल सर्किट सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। फिर यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा कैथोड हम लेते हैं। एनोड पर मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है बेटा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन होता है, राइट। अब यहाँ पर मैं गैल्वेनिक सेल को एक बार रिप्रेजेंट करूंगी, गैल्वेनिक सेल में भी मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ यहाँ पर डेनियल सेल को। डेनियल सेल क्या होता है, ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है बेटा जहां पर कॉपर का कैथोड बनाते हैं, जहां पर कॉपर का कैथोड बनाते हैं और जिंक का क्या बनाते हैं भाई आपका एनोड बनाते हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम क्या बोलते हैं डेनियल सेल कहते हैं। आई होप आपको चमक गया है, अगर चमक रहा है तो भाई स्टार्स बनाते रहें, सितारे चमकाते रहें कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा ओके, तो ये जो है हमारा एनोड, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमने कराया है, तो मैं यही वाला सेम एग्जाम्पल यहाँ पर उठा लेती हूँ। यहाँ पर हम क्या लेंगे जिंक लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जिंक सॉलिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस मीडियम के अंदर। अगेन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी ठीक है मैम, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा कॉपर आएगा, कॉपर जो है 2 पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस मीडियम से
क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स करके कॉपर सॉलिड का के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम देखें यहां पर, अगर इसको ध्यान से हम देखें तो बेटा जिंक 0 से Zn2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों पार्टी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ये था हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को अब क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन बातें कर रही हूं, क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कैथोड, ई नोड कैथोड और ई नोड एनोड हमें समझ में आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और वो भी नॉर्मल वाला नहीं भाई, स्टैंडर्ड वाले की बात करेंगे हम। तो स्टैंडर्ड है कि नहीं कुछ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाले की जब हम बातें करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आईयूपीएसी ने कहा कि भाई किसी को किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम हमेशा किसकी टर्म्स में बातें करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बातें करेंगे। यानी कि ये जो कैथोड और एनोड की वैल्यूज ली गई होंगी ये किस में होंगी, इन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में हमने वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर। अच्छा, अब यहां पर जो एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव ऑफ एसओपी होता है। ये वाली बात भी आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बेटा जी ध्यान रखना है। मैं साइड हो जाती हूँ, सभी बच्चे इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर सम अप कर ली है, लिख ली है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है जी, सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं बेटा हमारी नंस्ट इक्वेशन के ऊपर। क्या बोलते हैं इसको, नंस्ट इक्वेशन के ऊपर। नंस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है, बेसिकली हमने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अभी तक बातें करी बेटा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर बातें करी, चाहे वो एसएचई हो, चाहे एसएचई की हेल्प से निकाली गई दूसरी इलेक्ट्रोड हो, उन सभी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। अगर भाई स्टैंडर्ड कंडीशन ना मिले तब क्या कर लोगे, तो उस चीज के साथ डील कौन करता है, हमारी नंस्ट इक्वेशन डील करती है, जो कि हमें क्या कहती है, ये कहती है कि जो हमारे पास ई ऑफ द सेल होता है, यानी कि एट एनी कंसंट्रेशन ले लो, कोई मतलब नहीं है, किसके बराबर है, ये बराबर है ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, हमारी नंस्ट इक्वेशन है। मैं इसको यहां पर मेंशन करना चाहूंगी। ठीक है, कलर को हम दूसरा ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, ई ऑफ द सेल जो है किसके बराबर है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, क्या लिखेंगे, लॉग क्यू। ठीक है, क्या सभी को क्लियर, ये क्या है, हमारी नंस्ट इक्वेशन है। यहां पर आप सभी को पता है ई क्या है, ई नॉट ऑफ द सेल क्या है, और लॉग क्यू क्या है। क्यू यहां पर क्या है बेटा, रिएक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें, ये बेटा जी हमें रिएक्शन क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, निकालते कैसे हैं, ये क्यू को हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में हमने क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हमारा क्या निकालते हैं बेटा, नंस्ट इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्या सभी को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, यस और नो, क्लियर हो गया है। चलिए, इतनी बात अगर आपको अच्छे से और बढ़िया से समझ में आई है तो अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, ठीक है, इसी चीज में ना कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो तुम गलती ना करो, इसलिए हम एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, आप देखिए ध्यान से इसको,
ठीक है, अगर ऐसे कुछ मेरे को कंडीशन मिलती है, ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है तो उस केस में बेटा मैं Q को कैसे कैलकुलेट करूंगी। यहाँ पर जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है बेटा, ये आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, कोफिशिएंट दे रखे हैं। तो ये जो कोफिशिएंट टाइप बेटा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप Q की वैल्यू गलत निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q आएगा हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्या आएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं पहले C, और ये जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है ये इसकी पावर के फॉर्म में इसको हमने ऊपर चढ़ाना है। फिर क्या लिखेंगे, डी की पावर स्मॉल डी, अपॉन में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड यानी कि ए एंड बी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको भूलना ही नहीं बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर बेटा हमने यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी क्या किया था, एक रिलेशन फाइंड आउट करा था। ठीक है, जिसको हम यहीं पर इसी वाले डब्बे में ही नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें कहता है कि डेल्टा जो जी है, डेल्टा जी नोट जो है वो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और जो हमारा ई नॉट ऑफ द सेल है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जी नोट जो है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल के बराबर है। यहाँ पर ये एफ हमें क्या बताता है, ये एफ हमें क्या बता रहा है, एफ हमें बता रहा है मैम फैराडे कांस्टेंट, जिसमें 1 फैराडे क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है बेटा 96500 कूलाम के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहीं पर बेटा नन्स इक्वेशन के अंदर ही अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होता क्या है, जो आपका ई ऑफ द सेल होता है उसकी वैल्यू बेटा हो जाती है 0 के बराबर ये हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग Q की जगह पे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम मैं यहां पर लिख रही हूं तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगी, KC लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी बेटा, KC लिख दूंगी। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको भूलना ही नहीं। ठीक है, चाहे आप अपना नाम भूल जाएं, अपने घर का पता भूल जाएं, पर ये फॉर्मूलाज आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो गया है, क्या सभी को समझ में आ गया। ठीक है, केसी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहीं पर 2-3 पॉइंटर्स हम यहाँ पर और नोट करेंगे। जो आपका डेल्टा जी होता है बेटा, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर इसको हम, ये क्या होता है, ये एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे को डेल्टा G1 की वैल्यू पता है, डेल्टा G2 की वैल्यू पता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो सकते हैं। तो यानी कि डेल्टा G1 प्लस में डेल्टा G2 जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा G3 के बराबर होता है। ठीक है, पर जो हमारे पास ई ऑफ द सेल होता है वो एडिटिव इन नेचर नहीं होता है। ये वाले कुछ पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए हैं तो अब हमारे पास बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं तो हमारे पास रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या सभी को क्लियर हुआ, क्या सभी को समझ में आया। डाउन द सीरीज हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है एंड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या करती है, हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे डाउन द सीरीज, क्या लिखेंगे हम, डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, एंड रिएक्टिविटी क्या करता है बेटा, इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्या करती है हमारे पास, इंक्रीज नहीं भाई, डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बेटा हम रेफरेंस मानते हैं, हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी प्लेस्ड एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, इनकी एक्टिविटी जो है वो क्या है, लीस्ट। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मानते हैं इनको।
ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मानते हैं। प्लेटिनम के नीचे आता है बेटा F2, ठीक है, प्लेटिनम के नीचे क्या आता है, F2 आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो है Mn तक, इनको क्या माना जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, ये मीडियम, ये क्या है, मीडियम एक्टिविटी वाले मेटल्स है, ठीक है, ये क्या है, मीडियम एक्टिविटी वाले मेटल्स है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। जैसे जैसे हम नीचे की साइड पर जा रहे हैं, हमारे पास रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसी में ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड है वो सारे के सारे किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये सारे के सारे बेटा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ऊपर प्लेस्ड हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, ये बढ़िया से ऊपर वाले जो प्लेस्ड हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या सभी को क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाले पॉइंटर्स इनफ रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब यहां पर बेटा हम आगे अगर बात करते हैं, किसकी बात करें भाई, किसकी बात करें, तो चलिए भाई आगे हमें जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको सारी चीजें सम अप करती हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो क्या रहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को बेटा हम करवा रहे थे। कैसे, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे। यानी कि इस केस में हमारे पास होता क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर बेटा, हमारी केमिकल एनर्जी के अंदर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंडेंस को जानना जरूरी है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो नेचर ऑफ मटीरियल, कैसा नेचर है आपके मटीरियल का जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटीरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जो आपके पास इलेक्ट्रोड है वो कैसी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा और जिसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हो उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोड होती है बेटा 2 टाइप की होती है, एक आपके पास होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरी बेटा आपके पास होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड दूसरी होती है आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास प्लेटिनम एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रोड जो किसी तरीके की कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन शो नहीं करती है, वो आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। वहीं पे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो होती हैं जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी आपको, जब भी आपकी इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होगी तो बाकी सारी की सारी सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और सिर्फ आपकी जो इलेक्ट्रोड है वही क्या लगती है, रिएक्शन को शो करती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास भाई कॉपर की इलेक्ट्रोड हो गई, जिंक की इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आपके एक्टिव। अच्छा, साथ ही साथ जो सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर ही आती है। कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये किस में आती होगी, इनर्ट में, पर नहीं, ठीक है, ये भी किस में आती है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर ही आती है। क्या सभी को क्लियर? तो यहां पर बेटा आपको पता ही है, यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास NaCl का एग्जाम्पल, NaCl मोल्टन, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में हमने NaCl ले रखा है, ठीक है, मोल्टेंट नहीं भाई, NaCl कैसा, मोल्टन फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड मोल्टन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता रही हूं। फिर हमने NaCl ले रखा है बेटा, एक्वस NaCl के मोल्टन, सॉरी एक्वस NaCl के आपसे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास थर्ड नंबर पे जो पूछा गया है, जो थर्ड नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो आपके पास आता है बेटा H2SO4 डाइल्यूटेड कंडीशन में, ठीक है, एंड
फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है बेटा H2SO4 कंसंट्रेटेड मीडियम के अंदर किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है किस तरीके से कैथोड और एनोड के ऊपर क्या क्या होने वाला है, ये 4 एग्जांपल्स आपको भूलने ही नहीं, याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एनोड और कैथोड के ऊपर आपको पता ही है क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, आपको रिडक्शन ही देखने को मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। हमेशा कैथोड पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज रिडक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि हमेशा आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर करवाया भी जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एनोड की बात करती हूँ तो एनोड के ऊपर आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा बेटा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, एनोड के ऊपर हमेशा क्या देखने को मिलेगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। इसका नेट रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पर नेट रिएक्शन लिख दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर मोल्टन NaCl का हम एग्जांपल अगर ले तो मोल्टन NaCl या मोल्टन कुछ भी आपको दे रखा हो बेटा, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर मोल्टन लिखा हुआ तो वहां पर पानी की एब्सेंस होगी, वहां पर हम वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, मोल्टन का मतलब ही क्या हुआ, यहाँ पर नो वाटर, किसी तरीके का कोई भी पानी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हमने NaCl को लिया, इसको हमने हीट किया, हीट देने पर यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बेटा आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं फिर से आपको बताऊंगी कैथोड के ऊपर होता क्या है, कैथोड के ऊपर मैम रिडक्शन होता है, यानी कि गेन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा Na पॉजिटिव कैटायन है, कैथोड पर कैटायन माइग्रेट करेगा, क्योंकि कैथोड क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होती है। कैटायन यहाँ पर माइग्रेट करेगा और क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनोड की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और एनोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से बेटा एनोड के ऊपर एनायन क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होने वाले हैं। Cl नेगेटिव आयंस जो हैं क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लोरीन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। इस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन होती है और आप यहाँ पर ऐड करके नेट सेल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसका नेट सेल रिएक्शन आपको निकालना है। ठीक है, आपको इसका नेट सेल रिएक्शन बेटा जी कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर। छोटी क्लासेस में हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर जो जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है मैं बस वही आपको नोट डाउन करवाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लेते क्या है, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर का, यहाँ पर मैं बेसिकली एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो हमेशा जो हमारी एनोड होगी हमेशा इम्प्योर कॉपर की हम बनाते हैं, और जो हमारी कैथोड होती है, ठीक है, जो हमारी कैथोड होती है वो हमेशा बेटा जी प्योर कॉपर की हम बनाते हैं। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर की रॉड है बेटा, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूबल नहीं होंगी, वो क्या होंगी, इनसॉल्यूबल होंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनोड मड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस ये वाले कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर एनोड हमेशा इम्प्योर कॉपर, कैथोड हमेशा प्योर कॉपर। ठीक है, और ऐसी चीजें, ऐसा आपके पास इम्प्योरिटीज जो कि सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है सेम मेटल का सोल्ट होता है, कॉपर सल्फेट को लेंगे, वो भी एसिडिफाइड टू इंक्रीज द कंडक्शन, वो भी कैसा, एसिडिफाइड। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अगला टॉपिक के ऊपर अगर हम चलते हैं बेटा, वो है फैराडे लॉ। फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने क्या दिए थे, 2 लॉज दिए थे, अपने 2 लॉ के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अपने फर्स्ट लॉ के अंदर जो उनका पहला लॉ था वो क्या कहता है, वो कहता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करती हूँ, Q जो होता है वो बेटा I इंटू में T के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है ना, कितना करंट हम कितनी देर के लिए पास करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, W इज इक्वल्स टू W
इज इक्वल टू Z इंटू में I इंटू में T। ये हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ है। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहते हैं। I जो है हमारे पास क्या है बेटा, करंट है, ठीक है। T क्या है बेटा, हमारे पास टाइम है, और W क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पर अगर मैं सेकंड लॉ की बात करती हूं तो सेकंड लॉ बड़ा ही सिंपल है। सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो है W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2, ठीक है। E1 बाय में E2, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, ठीक है। किसके रेशियो के बराबर है, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, यस और नो। तो ये था हमारा फैराडे लॉ, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो 1 फैराडे की वैल्यू होती है ना, ये भी हमें याद होनी चाहिए, किसके बराबर है, 96500 कूलाम के ये बराबर होती है, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हो गया है, क्या सभी को समझ में आ गया है। चलिए नाउ वी विल मूव आगे, एंड इसी के अंदर ही हमें जो चीजें शुरू करनी है बेटा, वो कंडक्टेंस का टॉपिक शुरू करना है। यहाँ पर आप सभी को पता है, इस फॉर्मूला को सभी बच्चे 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई में A, ठीक है, रो L बाई में A। इस फॉर्मूला से ही हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, एक और फॉर्मूला निकालने वाले हैं। देखिए इस रो को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में R L बाई में A, ठीक है। जो ये जो 1 अपॉन में रो है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसको K से कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 अपॉन में R जो है, ठीक है, ये क्या होता है, कंडक्टेंस है, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया, R रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1 बाय में R इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि कंडक्टेंस के बराबर होगा, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। L बाई A बेटा फिक्स होता है, ये सेल का कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको मैं G स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। ये सेल कांस्टेंट है, ये कंडक्टेंस है, और ये क्या है, कंडक्टिविटी है, जिसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है ये, ठीक है। G क्या है, कंडक्टेंस है, और G स्टार क्या है हमारे पास, G स्टार हमारे पास सेल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये L बाई A जो है, L क्या बता रहा है हमें, L हमें बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फिक्स रहेगा किसी भी कंडक्टिविटी सेल के अंदर। और जो A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। रो रेजिस्टिविटी है, यूनिट आपको बता रखी है यहाँ पर, इसकी ओम होती है। मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगेन आपको बता रखा है, तो इसके 2-3 कुछ और फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक है। उसको भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। सो आगे हम मूव करेंगे यहीं पर, इसी के अंदर ही देखो ये पूरा पोर्शन मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। के क्या बता रहा है हमें, के यहाँ पर क्या बताता है, कापा, के फॉर व्हाट इज के इज कापा, यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में ये हमें बताता है। क्या सभी को क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास आयनिक कंडक्टर भी हो सकते हैं, हमारे पास क्या हो सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं वायर की बात करती हूँ, कॉपर की वायर जो हम हमारी इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर यूज करते हैं, है ना, कॉपर की जो वायर होती है, वो हमारे पास कैसे कंडक्टर है बेटा, मेटेलिक कंडक्टर है। वहां पर मेनली जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा होता है। और वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्री आयंस प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा होता है हमारा क्या बेटा, कंडक्शन, ठीक है। तो ये जो बेसिक थिन लाइन थी, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती है, इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेते हैं, ठीक है, तो डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा होता है। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, किसी तरीके का कोई डिपोजिशन यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा किसके अंदर बेटा, हमारे मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर के बीच, ठीक है। अब कंडक्टेंस के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाने, तो हमारे पास 2-3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होती है बेटा, 2-3 टर्म्स होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास क्या चीज है, कंडक्टेंस है, ठीक है, कंडक्टेंस है। आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को भी हम समझ चुके हैं, ठीक है, कंडक्टेंस को भी हम समझ चुके हैं। फिर हमारे पास जो अगला टर्म आता है बेटा, वो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो होती है अब आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसी का ही जो दूसरा नाम है वो होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या सभी को क्लियर हो गया? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर लैम्डा एम नॉट से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम नॉट से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में भी आ गया है। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की यहाँ पर बातें करी गई हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको यहाँ पर जल्दी से अगर मैं सम अप करूं तो मैंने पहली टर्म जो आपको बताई बेटा, वो मैंने आपको बताई बेटा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस जो थी, ठीक है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है बेटा? जी से रिप्रेजेंट करा है। तो जो कंडक्टेंस है बेटा वो जस्ट रिवर्स है आपके रेजिस्टेंस का, यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स भी हो जाएगी। ठीक है, ये कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताई हैं? बातें बताई हैं। ठीक है, किसके बारे में बातें बताई हैं? कंडक्टेंस के बारे में मैंने ये आपको बातें बताई हैं। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर? यस मैम, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है। वेरी गुड। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी की भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बातें कर ले? कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होती है इसको कापा के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कापा होता है वो जी इंटू में जी स्टार के बराबर होता है। जी स्टार क्या है? हमारा सेल कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कंडक्टिविटी बेसिकली, कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया ना? कंडक्टेंस क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हमें क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बताता है ना? मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी, क्या बताता है ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in an इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये हमें क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। कंडक्टिविटी हमें क्या बताती है बेटा? कंडक्टिविटी हमें बताती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या बताती है हमें ये? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स कर दिया इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। इसी के बाद हमारे पास अगला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर डालो, लाइन डालो, क्या लिखोगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं हम? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा लैम्डा एम, इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखवाऊं तो ये क्या होता है? हमारे पास कापा इंटू 1000 इन अपोन में क्या लेते हैं? यहाँ पर हम मोलैरिटी लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। और ये होता क्या है? ये हमें बताता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमें क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है इन वन मोल इलेक्ट्रोलाइट। इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? V वॉल्यूम। इन V वॉल्यूम मैंने क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन V वॉल्यूम। ठीक है, V वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी होता है। अगेन मोलर कंडक्टिविटी के बाद अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जब मैं डाइल्यूशन क्या कर दूं बेटा? इनफाइनाइट कर दूं। जब मैं क्या कर दूं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, तब क्या होगा? आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा विद डाइल्यूशन क्या करती है? बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू विद डाइल्यूशन बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसकी वजह से अब उन दोनों आयंस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो उनकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्या है कंडक्टिविटी वो भी क्या करती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि विद डाइल्यूशन, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बहुत अच्छे से। कैसे लिखेंगे? विद डाइल्यूशन, हम पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, विद डाइल्यूशन हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है,
कंडक्टिविटी है ये क्या करती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मुझे एक बात बताओ, अगर डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यानी कि लैम्डा m की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर मैं डाइल्यूशन को मैक्सिमम कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं बेटा, अगर मैं डाइल्यूशन को बेटा मैक्सिमम कर दूं, तो मेरे पास जो लैम्डा m की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ कि ना। तो डाइल्यूशन को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कंडीशन पर, जब मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा m नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अप्रोच करेगी जीरो को, ठीक है। इस कंडीशन पे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो जीरो को अप्रोच करती है। तो ऐसे कंडीशन पर जो आपका लैम्डा m है वो लैम्डा m नॉट के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम क्या बनाते हैं, दो ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहीं पर बनाएंगे बेटा दोनों ग्राफ्स, ठीक है। देखिए ये पहला ग्राफ हमारे पास और ये हमारे पास है हमारा दूसरा ग्राफ। दोनों में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये है बेटा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये है बेटा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। क्या सभी को क्लियर हुआ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भाई जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ठीक है, जब कंसंट्रेशन जीरो थी बेटा, जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ठीक है, कंसंट्रेशन जीरो थी, यानी कि जब मैक्सिमम डाइल्यूशन था उस कंडीशन पर लैम्डा m जो है वो लैम्डा m नॉट के बराबर था। ये बात को कोई भी बच्चा मना नहीं कर सकता। सेम यहाँ पर चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, जब आपके पास कंसंट्रेशन बेटा जीरो थी, यानी कि जब डाइल्यूशन मैक्सिमम था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन था, उस कंडीशन पर आपका लैम्डा m जो है लैम्डा m नॉट के बराबर था, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि डाइल्यूशन को हम कम कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। लैम्डा m की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्लो डिक्रीज देखने को मिलता है, और अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल डिक्रीज देखने को मिलता है। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में फर्क है, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंटर के बाद अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर सारी चीजें, ये वाला फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बता रखा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बता रखा है। उसी तरीके से हमारे पास एक और कंडक्टिविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, कापा इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में क्या लिखते हैं, नॉर्मेलिटी लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है, आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव आगे, एंड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, एंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नॉट के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, आपको ध्यान रखना है। अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर बेटा सैंपल पेपर में क्वेश्चन आपका दे रखा है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में असर्शन रीजन के अंदर सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लैम्डा m है, यहाँ पर लैम्डा m नॉट है। पेपर में क्या लिखा गया है, इक्वेशन ये वाला, ये जो आपको लैम्डा m दिया गया है, ठीक है, इसको लैम्डा m नॉट को यहाँ पर लिखा गया है, इसको यहाँ पर लिखा गया है, तो ऐसा गलत है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा लैम्डा m है उसको लैम्डा m नॉट के बराबर रखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर में दिया है एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा खराश लॉ, ठीक है, कोलराउश लॉ भी इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। ये बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बातें करता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बातें करता है। तो जब भी हमें किसी का भी क्या निकालना होता है, हमें क्या निकालना होता है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होता है एट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना होता है, तो वो अपने कोआयन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिंपल सी बात ये है, वो वहां पर हमें बस ऐड करना होता है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को क्या निकालना है, लैम्डा m नॉट
ऑफ NaCl निकालना है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Na पॉजिटिव के ऊपर प्लस में लैम्डा m नॉट ऑफ Cl नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के ऊपर ही वो क्या करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। एंड इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा वो है बैटरी। ठीक है, बैटरीज का टॉपिक आता है। बैटरी के टॉपिक के अंदर आपको पता है हमारे पास प्राइमरी सेल होता है, हमारे पास सेकेंडरी सेल होता है। जो प्राइमरी सेल होता है बेटा वो आपका रिचार्जेबल सेल नहीं होता है। जैसे कि ड्राई सेल का एग्जांपल हम लेते हैं तो वो प्राइमरी सेल के अंदर आता है। लेक्लांचे सेल, मरकरी सेल, ये दोनों के दोनों रिचार्जेबल नहीं होते। सेल रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। आप 2 से 3 बार लिखकर देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिचार्जेबल नहीं होता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी हमारे सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। अगेन निकल कैडमियम बैटरी भी हमारे किसका एग्जांपल है बेटा, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। ये सेल रिएक्शंस एक जगह पे लिख दी गई हैं, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ध्यान रखना है आपको। फिर हमारे पास आता है बेटा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर आपको ध्यान रखना है आपकी जो हीट ऑफ कंबशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये जो लाइन मेंशन करी हुई है इसी के ऊपर बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वेशन भी मेंशन करा हुआ है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है, नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर है। अब इसी के साथ बैटरीज के अंदर ही मैंने एक बार फिर से चीजों को समअप करके आपको देने की कोशिश करी है, आपको परोसने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो लेक्लांचे सेल है, जहां पर आपको एनोड किसकी तरह, एनोड कौन है, कैथोड कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आप एग्जाम में आप इसको ध्यान याद रखेंगे कि भाई ऐसे शॉर्ट नोट्स हमें दिए गए थे और जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, तो एनोड जो है जिंक कप होता है, कैथोड यहाँ पर कार्बन का रॉड होता है। बेटा इसको आप इसी तरीके से खुद से लिखकर अपने स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट कर लो, नहीं तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बेटा बार बार रिवाइज करते रहो, ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। इसमें तुम्हारी केमिस्ट्री वाली मैम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ही याद करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कैथोड होता है कार्बन का रॉड, इसी के चारों तरफ हमारे पास MnO2 कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भी प्रेजेंट होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देन मरकरी सेल की बात करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो मरकरी अमलगम होता है वो एनोड की तरह काम करता है। पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन जब हम लेते हैं तो वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। इस केस में मरकरी सेल के अंदर हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट मिलता है। ये वाला पॉइंटर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इस पॉइंट के ऊपर बहुत बार प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH एंड ZNO है। ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर बैटरीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेड होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फ्यूल सेल की बात करती हूँ तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ कंबशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एनोड वो होता है जहां पर हम हाइड्रोजन को फेड कराते हैं और जो कैथोड होता है वहां पर हम ऑक्सीजन को फेड कराते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। निकल कैडमियम जो होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इसलिए कम यूज होती है। ठीक है, और सप्लाई करती है हाई करंट को। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एनोड है वो हमारा मेटलिक कैडमियम होता है और जो कैथोड होता है वो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पूरा की पूरे जो एक पेज के ऊपर पूरा मैंने बैटरी को समअप कर दिया, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, एंड इसी के बाद हमारा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हम कोरोजन देखेंगे। बिल्कुल बच्चों वाला हलवा टॉपिक है भाई कोरोजन। आप सभी को पता है कोरोजन होता क्या है, लेयर बाय लेयर डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल लेयर बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर, एयर, CO2, H2S एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी गैसेस हमारे पास प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो मेटल की लेयर के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, जो उसका ऑक्सीडेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को आयरन के केस में रस्टिंग कहा जाता है। रस्ट एक ब्राउन कलर का लेयर, आपका फ्लेकी ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बचाने के तरीके के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको पता है आप पेंटिंग कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो, बैरियर प्रोटेक्शन मेथड यूज कर सकते हो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये जो टर्म है बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन आप कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर सकते हैं। तो ये सारे
सारे मेथड से हम क्या कर लेंगे, हम एक लेयर को डिपॉजिट कर लेंगे हमारे मेटल सरफेस के ऊपर, जिससे हमारा जो मेटल का सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा? बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे हम क्या कर लेंगे, हमारे पर्टिकुलर जो मेटल है उसको बचा लेंगे कोरोड होने से, ठीक है, उसको खराब होने से, कोरोड होने से हम बचा लेंगे। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर मज़ा आया है, हेल्पफुल रहा है तो बहुत सारे स्टार्स चमका के जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम इसी तरीके से जल्दी से फटाफट से फॉर्मूला शीट एंड माइंड मैप के अंदर आपके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।